खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से हाजिर हुए हैं इसलिए कि राजनीति का एक गर्मा गर्म दिन, कर्नाटक चुनाव के नतीजे और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल गई। 224 में से 136 सीट पर कांग्रेस, मात्र 65 सीट पे भाजपा। जेडीएस जो इस कोशिश में थी, इस इंतजार में थी कि शायद त्रिशंकु विधानसभा आए और वो किंग मेकर बने, वो 19 सीटों पर सिमट गई, 4 सीटें अन्य को मिली। तो जेडीएस की भूमिका फिलहाल विपक्ष में बैठी एक पार्टी के अलावा कुछ नहीं, किंग मेकर नहीं बनने देंगी जनता उनको। भाजपा भी एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में बैठेगी और कांग्रेस शासन करेगी। कांग्रेस के सामने अभी चुनौती है कि इसे मुख्यमंत्री बनाएं और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से जिसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उसे कैसे समझाएं। कहीं कर्नाटक में राजस्थान जैसा ना हो जाए, गहलोत पायलट जैसा विवाद। खड़गे का होम स्टेट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस के। खुद राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और आखिरी समय सोनिया गांधी ने जाकर की कैंपेनिंग की। कांग्रेस ने पूरी जी जान लगाई और उन्हें दिख गया था। कई तरह के विवाद खड़े हुए। प्रधानमंत्री को खड़गे ने कुछ कह दिया, खड़गे के बेटे ने कुछ कह दिया। बजरंग दल के नाम पर बजरंगबली आड़े आ गए और बजरंगबली कूद पड़े या कुदा दिए गए एक पार्टी के द्वारा चुनाव मैदान में। ये कर्नाटक के नतीजे, कर्नाटक के चुनाव, दरअसल मैं कहना चाहता हूँ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक फिनोमिनन है, दिल्ली से लेकर हर स्टेट तक। और कांग्रेस ने एक राहुल गांधी की यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लोगों को, समाजों को जोड़ने का एक अभियान सा चलाया हुआ है। और पर्टिकुलर, जैसा कि राहुल गांधी ने आज कहा, नफरत का बाजार बंद हो गया, मोहब्बत की दुकानें खुल गई। ये प्रतिक्रिया थी राहुल गांधी की। भाजपा की ओर से अभी यही कहा जा रहा है कि आत्मविश्लेषण करेंगे, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, क्या चूक हुई, उसको देखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए था, कुछ कहते हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। लेकिन भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त प्रचार किया, अमित शाह ने जबरदस्त प्रचार किया और जो भी संभव बातें थी, जो भी संभव तर्क थे, जो भी संभव मुद्दे थे, सब जनता के सामने उठा दिए। यहाँ तक कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के बाद 2 जातियों में उसे बांट देने की बात की गई। उन जातियों ने भी भाजपा का साथ नहीं दिया। और कांग्रेस ने 6% करने की बात की। तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू वोट पोलराइज नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन करना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण खत्म करके 2 बड़ी प्रमुख जातियों को 2-2%, 4% खत्म करके देने की बात की गई, पर उन जातियों ने भाजपा को खुलकर वोट नहीं दिया। मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% करने की बात की, लेकिन हिंदू वोट कांग्रेस के खिलाफ पोलराइजेशन में नहीं आया, पोलराइज नहीं हुआ। तो क्या ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम हिंदू के नाम पर वोट पोलराइज होना बंद हो गए? गैस सिलेंडर की बात चली, 3 सिलेंडर फ्री देंगे भाजपा ने कहा, लेकिन अभी दिए नहीं गए। जनता ने इस पर भी गौर नहीं किया। बजरंगबली का मामला आया, बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, ये कांग्रेस ने कहा। भाजपा ने कहा कि बजरंगबली की अवहेलना कर रहे हैं, बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं। हिंदू जनता प्रभावित नहीं हुई। तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कर्नाटक चुनाव का ये नतीजा। आइए गौर करते हैं कि कर्नाटक चुनाव के इन नतीजों से
कौन कौन से सवाल राजनीति के पटल पर उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरी नजर में यह है कि क्या किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, क्या ये एक समान नागरिक संहिता, क्या ऐसे मुद्दे हैं कि इन राष्ट्रीय मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाना चाहिए या नहीं? या फिर स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर, स्थानीय समस्याओं को आधार बनाकर जमीन से जुड़ी हुई बातें करके विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव एक बात कहता है, लोकसभा का चुनाव दूसरी बात कहता है। राजस्थान में पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गहलोत सरकार बनी, पर लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए वर्डिक्ट अलग होता है, विधानसभा चुनाव के लिए वर्डिक्ट अलग होता है। तो क्या विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए या स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए? और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट पड़ते हैं? जैसा कि एक पार्टी कहती है कि हम हमारे नेता के नाम पर वोट मांगेंगे, तो क्या विधानसभा का चुनाव, राज्य की विधानसभा चुनाव केंद्र के एक बड़े राष्ट्रीय नेता के नाम पर वोट मांगकर लड़ा जा सकता है? ये सवाल उठाए कर्नाटक की जनता ने। या फिर जो जमीन से जुड़े हुए स्थानीय नेता हैं, जिनकी जमीन पर पकड़ होती है, लोगों पर पकड़ होती है, समाज का काम करते हैं लगातार जो लोग, स्थानीय लोग, उस नेतृत्व के बूते पर जीत हासिल होती है। ये भी एक सवाल उभर कर सामने आया है। सवाल इस चुनाव के नतीजे ने यह भी खड़ा किया है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने या कांग्रेस भाजपा ने, भाजपा के इस नारे का असर कमजोर होता जा रहा है क्या देश में? पहले तो एक साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई कई स्टेट में जीतती गई बीजेपी और नारा बुलंद होता गया, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपा का नारा क्या कमजोर पड़ गया है? और जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिंदा देखना चाहती है लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए। क्या जनता एक पार्टी को एलिमिनेट करने के पक्ष में नहीं है और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को जिंदा रखना चाहती, जिंदा देखना चाहती है, सजीव रखना चाहती है, ताकि चेक एंड बैलेंस की थ्योरी काम में आए? ये एक मैसेज या सवाल बड़ा खड़ा हुआ है। फिर एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि क्या धर्म और देवी देवताओं के नाम पर वोट पड़ना बंद हो गए? बजरंग बली को कुदाया गया मैदान में, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने पहले कहा मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात हुई और 6% करने की बात कांग्रेस तरफ से, कम से कम हिंदुओं पर असर नहीं हुआ। मुस्लिमों पर असर हुआ होगा क्योंकि जो ओवैसी की पार्टी है उसकी तरफ मुस्लिमों ने कोई ध्यान नहीं दिया कर्नाटक में, और एक जेडीएस की तरफ ध्यान नहीं दिया, एकजुट होकर कांग्रेस के साथ गए। तो वहां हो सकता है कि धर्म के नाम पर कुछ वोट पड़े हों या सामाजिक एकता पैदा हुई हो, लेकिन क्या बजरंग बली या दूसरे धार्मिक देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगना संभव रह गया है, या कि भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दे हावी हो गए जिसकी वजह से सरकार को जाना पड़ा हो? तो ये वो सवाल हैं जिनके ऊपर राजनीतिक हलकों में बहस होगी, राजनीतिक पंडित भी विचार करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी भी विचार करेंगी। आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने, तेलंगाना के चुनाव होने, तो दोनों पार्टियां भी सोचेंगी, राजनेता भी सोचेंगे और राजनीति के पंडित भी सोचेंगे कि ये जो सवाल उभरे हैं कर्नाटक चुनाव के नतीजों से, इन सवालों के क्या जवाब ढूंढे जाएं, क्या जवाब मिलेंगे और उनके अनुरूप क्या पार्टियां अपनी रणनीति बदलेंगी, सोच बदलेंगी, मुद्दे बदलेंगे। अब इसका संदेश क्या है, इन नतीजों का मैसेज क्या जा रहा है भारत की राजनीति में? भारत की राजनीति में एक मैसेज ये है कि जनता किसी भी पार्टी को हमेशा के लिए खारिज नहीं करती। 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सीट आई थी लोकसभा की, पर 80 में लौट के आ गई सत्ता में। वैसा ही मैं कहना चाहता हूँ, किसी एक दल को जनता पूरी तरह खारिज नहीं करती, हमेशा के लिए खारिज नहीं करती। और
जनता किसी एक पार्टी को अजय के रूप में नहीं देखना चाहती। इसको कोई नहीं हरा सकता। ऐसी पार्टी बन जाए, ये भी जनता नहीं होने देती। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, वोट देने के अधिकार को इस्तेमाल करती है, और उस वोट देने के अधिकार के जरिए वो लोकतंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करती है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है हालांकि, लेकिन वो किसी भी पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो क्या भारत चीन और रूस हो जाएगा? इसके पक्ष में नहीं है जनता, लोकतंत्र में नहीं है। और दोनों पार्टियां जिंदा रहें तो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये बुरा करे तो दूसरा आ जाए, दूसरा अगर कामयाब नहीं हो, काबिल नहीं हो, तो पहले वाले को वापस ले आए। ये जनता लोकतंत्र में अपने वोट का इस्तेमाल करके, इस ताकत का इस्तेमाल करके अपना सर्वश्रेष्ठ होना, अपना सर्वोपरि होना साबित करती है। तो ये मैसेज है दोनों पार्टियों के लिए कि किसी को परमानेंट खारिज नहीं किया जाता, किसी को परमानेंट अजय नहीं बनाया जाता। और इन नतीजों का एक मैसेज और है, पिछली बार की गलती नहीं दोहराई जनता ने और क्लियर मैंडेट दिया है, स्पष्ट बहुमत, 136 सीट, 113 चाहिए थी, 136 सीट दी है कांग्रेस को। कोई तोड़ फोड़, दल बदल और बिल्कुल जाति गणित से ऊपर जिन जातियों के लोग हम कहते रहते हैं, मीडिया के लोग भी कहते हैं कि वो का लिंगा इधर है और लिंगायत इधर है, वो इसको वो ले आएगा, वो इसको ये ले आएगा। राजस्थान में भी चुनाव आ रहे हैं, हम बात करेंगे तो ये कहेंगे जाट वो इधर जाएंगे, गुजर इधर जाएंगे, मीणा इधर जाएंगे, ब्राह्मण इधर जाएंगे, एसटी इधर जाएंगे, एससी इधर जाएंगे वगैरह। लेकिन ये जो मैंडेट है, ये दल बदल की हर आशंका को खत्म करता है, जोड़ तोड़ की आशंका को खत्म करता है और जाति गणित से परे ये मैंडेट प्राप्त हुआ है। और जिन जातियों पर भाजपा अपना एकाधिकार समझ रही थी वो भी पलटी हैं, और कई ऐसे जगह भी है जहां पर जेडीएस को मिलने चाहिए थे, वहां वो जेडीएस हार गई है। तो ये जाति से ऊपर उठकर दल बदल की आशंका को रोकने के लिए दिया गया मैसेज है। और इन जातियों ने साबित कर दिया है कि सदैव किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं है। और वो ये भी देखते हैं उनका नेता किधर है, उनके लिए काम करने वाला आदमी किस पार्टी में है, उसको क्या तवज्जो मिल रही है उस पार्टी में, उसका स्थान क्या है, उसका मान सम्मान कैसा है, इसे भी मतदाता देखता है। इसलिए कर्नाटक के इन नतीजों का ये संदेश दोनों पार्टियों के लिए भी है और उन तीनों राज्यों के लिए भी है जो नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के होने वाले हैं, जहां चुनाव इसी साल होने वाले हैं 2023 में, नवंबर में, अक्टूबर में। उनके लिए भी ये संदेश कर्नाटक ने दिया है कि कम से कम खंडित मैंडेट ना दिया जाए, ऐसा मैंडेट ना दिया जाए कि कोई तोड़ फोड़ हो, हॉर्स ट्रेडिंग हो, उठा पटक करके सरकार बने, फिर गिर जाए और फिर बाड़ेबंदी में जाना पड़े वगैरह वगैरह तमाम बातें। इनको खारिज करते हुए ऐसी आशंकाओं को मैंडेट दिया गया है। अब कर्नाटक के नतीजों का राजस्थान पर क्या असर होगा, इस पर आते हैं। कर्नाटक के नतीजों का पहला असर तो यह है, जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था भाजपा की ओर से, उसे कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया, पूरी तरह। और इससे पूरे देश में मैसेज गया है कि जो देश में कभी लंबे समय तक राज करती हुई पार्टी थी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, उसमें जनता का कोई न कोई विश्वास बचा हुआ है और वक्त बेवक्त जनता उस पार्टी को मौका देने को तैयार है। और दूसरी पार्टी के प्रति अगर कोई शिकायत होगी तो पहली पार्टी के पास जाएगी जनता। इस फैसले के बाद, जनता के इस फैसले के बाद, कर्नाटक के इस फैसले के बाद कांग्रेस आलाकमान में जान आई है। हालांकि गुजरात और हिमाचल में जब चुनाव हुआ था तो हिमाचल में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था, पर वो छोटा स्टेट था, उसका देश की राजनीति में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था। और खास तौर पर वहाँ लोकसभा की सीटें 4, तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं था। यहाँ 28 लोकसभा की सीटें हैं। और आज मैं कई जगह डिबेट सुन रहा था तो लोग पूछ रहे थे, राजनीति के पंडित, कि भाजपा को अगर लोकसभा सीटों में ये नुकसान होगा अगले चुनाव में इस नतीजे के अनुसार, तो उसकी भरपाई कहाँ होगी साउथ इंडिया में, ये सवाल बार बार निकल कर आ था। तो जो आला कमान कांग्रेस का है वो अब डिसाइसिव होगा, निर्णायक बनेगा, उसमें हौसला आएगा, उसमें आत्मविश्वास आएगा इतनी बड़ी स्टेट जीतने के बाद। क्योंकि कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक समृद्ध राज्य है और वहाँ कांग्रेस की जड़ें हैं गहरी। और कांग्रेस को बाकी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी चंदा, चुनावी ताकत, बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक से मिलेंगी।
और राजस्थानी में भी वहाँ ढेर सारे हैं। अशोक गहलोत ने जाके वहाँ कैंपेनिंग की थी, इसका मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद। तो कर्नाटक की जीत ने आला कमान को हौसला दिया है कि वो निर्णय ले सके और निर्णय को लागू करा सके पार्टी का देश भर में, प्रदेश में। कुछ समय पहले तो लोग कहने लग गए थे कि कांग्रेस का आला कमान है कौन, आला कमान है कहाँ, आला कमान है कैसा, इसको नहीं संभाल पा रहा, उसको नहीं संभाल पा रहा, उसकी बात सुन नहीं रहे विधायक, उसकी बात सुन नहीं रहे सचिन पायलट, तो तमाम तरह की बातें उठ रही थी। अब आला कमान कांग्रेस का डिसाइसिव होगा, मेरा मानना ये है, निर्णायक बनेगा और परिस्थितियों को टालेगा नहीं, अनदेखी नहीं करेगा, डरेगा नहीं, राज्यों के नेतृत्व से आंख दिखाने वाले नेताओं से डरेगा नहीं आला कमान। अब मुझे ऐसा लगता है, और कांग्रेस का आला कमान फैसले लेगा और फैसलों को लागू भी करवाएगा ताकत के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तक वो असर्टिव नहीं था उतना जितना असर्टिव खासतौर पर राहुल गांधी का मैं कहना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी का कहना चाहता हूँ कि दोनों भाई बहन इस निर्णय के बाद, कर्नाटक की जनता के इस निर्णय के बाद अब नए सिरे से देश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की मुहिम में लगेंगे और कांग्रेस का आला कमान निर्णय भी लेगा और निर्णय लागू भी करवाएगा। अब इसके बाद बात आती बीजेपी हाईकमान की। थोड़ा समय पहले तक हमने बात की थी, बीजेपी के लोग कहते मोदी के नाम पर राजस्थान में वोट मांगेंगे। मैंने तब भी ये सवाल खड़ा किया था कि क्या चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो जाए, ये बीजेपी अफोर्ड करेगी क्या बीजेपी ऐसी स्थिति लाएगी कि अपने स्टॉलवर्ड, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानती है, बताती है, उसको, इतने बड़े नेता को, उनको वो अशोक गहलोत के सामने एक लेवल प्लेइंग पे खड़ा कर दे? क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? कर्नाटक के बाद ये सवाल और बलवती हो गया है। कर्नाटक की इस पराजय ने निश्चित तौर पर, मैं समझता हूं, बीजेपी की हाईकमान को सोचने को मजबूर किया होगा कि हर जगह मोदी का नाम लेना, हर जगह मोदी को इस्तेमाल करना, हर जगह मोदी की आड़ लेना और उनकी आड़ में अपने कार्यकर्ताओं के अधूरेपन को, कार्यकर्ताओं के अविश्वास को, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को या स्थानीय नेताओं के प्रति अविश्वास को, इन सबको मोदी की आड़ में पालना, क्या ये उचित है किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव में? मोदी स्टालवर्ड हैं, मोदी बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वोट अपील भी जबरदस्त है, सब मानते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को गहलोत के सामने या भूपेल के सामने या किसी और के सामने, कमलनाथ के सामने, राष्ट्रीय नेतृत्व को अड़ा देना चाहिए, उनके नाम पर वोट मांगने चाहिए और उन्हें लेवल प्लेइंग पर खड़ा करना चाहिए? इस पर बीजेपी की जो हाईकमान है निश्चित तौर पर कर्नाटक के नतीजों के बाद विचार करने को मजबूर होगी कि क्या अब भी राजस्थान के चुनाव को मोदी बनाम गहलोत बनाया जाएगा। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी कह चुकी है हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, तो क्या गहलोत के सामने बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा? जनता पूछेगी कि आपकी तरफ से कौन? कांग्रेस का उम्मीदवार मुख्यमंत्री का गहलोत, तो आपकी तरफ से चेहरा कौन? क्या भाजपा अब भी ये कहेगी कि मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे और मोदी जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा? देखने वाली बात होगी। लेकिन जब भाजपा के पास स्थानीय नेतृत्व है, जमीन पर पकड़ रखने वाले नेता हैं, तो जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को और जिनका प्रभाव है, जो वोट कैचर हैं, आई कैचर हैं, उनको नजरअंदाज करके, उनको नकार के क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी? और क्या यहां भी मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इस नतीजे को लेकर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने वहाँ कैंपेनिंग की थी, 3 दिन वो वहाँ रहे थे। कर्नाटक में, बेंगलोर में ही नहीं, सब जगह ढेर सारे राजस्थानी हैं। इंडस्ट्रीज पर कब्जा है, व्यवसाय पर कब्जा है। राजस्थानी कई जगह इकोनॉमी को चलाते हैं। वो खुद के वोट ही नहीं है, वो जहाँ चलाते हैं वहाँ हजार हजार वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए भी वो डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं, उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए अशोक गहलोत ने जो कैंपेनिंग की उसमें इस बात का ध्यान रखा कि प्रवासी राजस्थानियों को इकट्ठा किया, उनके साथ मिले,
उनकी राजस्थान में कहीं कोई समस्या थी तो उसको निपटाने का भरोसा दिलाया और प्रवासी राजस्थानियों में ये विश्वास पैदा किया कि अगर जो नई सरकार आएगी कांग्रेस की तो उनके काम नहीं रुकेंगे, वो उसी तरह फ्री महसूस करेंगे अपनी बात कहने के लिए जैसे बीजेपी के शासन में भाजपा ने विश्वास दिलाकर उनको अपने साथ रखा था। तो अब ये गहलोत की कैंपेनिंग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। परिणाम आए करोड़ देख के आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी हुई सरकारों को आप इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद फोर्स करके फिर आप सरकार बदलते हो, फिर लोकतंत्र का रहेगा। आज लोकतंत्र इसलिए आम आदमी का मान सम्मान है, वोट मांगने हमें जाना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। अगर यही कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग, अब इनको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। अब राजस्थान उम्मीद थी क्या सर जीत तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सबक मिलेगा। जीत तो पक्की, इतनी सीटों की उम्मीद थी सर? जी सबको लग रहा था, मैं तो लग ही रहा था भाई एक तरफा है। मैं तो 3 दिन जाके आया था, मैंने तो महसूस किया वहाँ पे जनता का जो मूड था और जो आंकड़े आ रहे थे सर्वे में भी कई आंकड़े ऐसा आया भी है एक तरफा जीत सकते कांग्रेस। तो ये सुना आपने अशोक गहलोत को, 3 दिन वहां जाकर आए थे, उन्होंने भी प्रचार किया था और उनका दावा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जनता ऐसा ही वोटिंग बिहेवियर दिखाएगी। जाते जाते बताना चाहता हूं 2 चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने फिलहाल कर्नाटक में। एक, राहुल गांधी ने आज कहा है कि 5 गारंटी कार्ड, 5 बातें, राजस्थान का गारंटी कार्ड सिस्टम वहां भी अनाउंस किया गया, 5 बातें हमने वादे किए थे, वो पहली कैबिनेट की बैठक में हम उनको पूरा करेंगे। और दूसरी ये कि उस बैठक से पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया, DK शिवकुमार या खुद खड़के, अभी इस पर विचार चल रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने कि वहां राजस्थान जैसे हालात पैदा ना हो और सरकार स्मूथ फंक्शनिंग कर सके ताकि जनता का विश्वास लोकतंत्र में डगमगाए नहीं और कांग्रेस में जो उन्होंने विश्वास पैदा किया है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। आने वाले वक्त में ये देखने को मिलेगा और तीनों राज्यों में जहां चुनाव है नॉर्थ इंडिया में, उन राज्यों की जनता की नजरें भी कर्नाटक की सरकार के गठन और उनकी परफॉर्मेंस पर रहेंगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।